नमस्कार, यदु सचिन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सचिन और आज हम लोग मिलकर इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और एक ऐसी कहानी को समझेंगे जिसमें सत्ता है, संघर्ष है और सुधार की एक पूरी गाथा छिपी हुई है। ये कहानी है एक ऐसे दौर की जब हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े साम्राज्य का सूरज डूब रहा था तो वहीं दूसरे का उदय हो रहा था। लेकिन ये कहानी कोई सीधी सादी लाइन में नहीं चलती। इसमें एक बादशाहत उठती है, फिर बिखर जाती है और फिर पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होकर वापस लौटती है। जी हाँ, हम बात करेंगे लोधी वंश के पतन की, मुगल साम्राज्य की उस रोमांचक स्थापना की और बीच में आए उस एक अफगान शासक की जिसने प्रशासन का वो खाका तैयार किया जिस पर मुगल सदियों तक चलते रहे। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना एक निर्णायक पल से होती है। हमारी इस कहानी का वो पल था साल 1526, पानीपत का मैदान। ये महज एक जंग नहीं थी, ये वो घटना थी जिसने हिंदुस्तान का नक्शा और तकदीर दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोच कर देखिए, सिर्फ एक लड़ाई और 320 सालों से चली आ रही दिल्ली सल्तनत का खात्मा। इसी एक जंग से एक नए युग की यानी कि मुगल काल की नींव रखी गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि बात यहां तक पहुंची कैसे? आखिर दिल्ली के तख्त पर बैठा वो आखिरी सुल्तान कौन था और क्यों उसकी इतनी बड़ी सल्तनत ताश के पत्तों की तरह ढह गई? इसे समझने के लिए हमें कहानी की जड़ों तक थोड़ा सा पीछे चलना होगा। तो इस बड़ी उथल पुथल से ठीक पहले दिल्ली पर हुकूमत थी लोधी वंश की। ये दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला आखिरी राजवंश था और सच कहूं तो इनकी कहानी समझे बिना हम मुगलों के उदय की असली वजह कभी नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं के बारे में जानते हैं। लोधी वंश, जिसने 1451 से लेकर 1526 तक शासन किया, ये एक मायने में बहुत खास था। ये भारत पर हुकूमत करने वाला पहला अफगान राजवंश था। मतलब इनसे पहले दिल्ली पर जितने भी सुल्तान हुए वो सब तुर्क मूल के थे। जैसा कि हम इस नक्शे में देख सकते हैं, इनका साम्राज्य उस वक्त उत्तर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर फैला हुआ था। तो अब इनकी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए ये जानना जरूरी है कि इस वंश के सुल्तान कौन कौन थे और उनकी कहानी कैसे आगे बढ़ी। लोधी वंश में मुख्य तौर पर 3 सुल्तान हुए और तीनों का अंदाज एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। सबसे पहले थे बहलोल लोधी, इस वंश के संस्थापक। उनका शासन करने का तरीका बड़ा ही दिलचस्प था। वो खुद को कोई महान बादशाह नहीं मानते थे, बल्कि अपने अफगान सरदारों के बीच बराबर वालों में पहला समझते थे। मतलब वो उनके साथ कालीन पर बैठते थे, साथ खाना खाते थे, ताकि ये संदेश जाए कि वो सब एक हैं, एक कबीले के भाई हैं। फिर उनके बाद आए उनके बेटे सिकंदर लोधी। वो एक शानदार प्रशासक साबित हुए। हम सब जिस आगरा शहर को जानते हैं उसकी नींव सिकंदर लोधी ने ही रखी थी। और फिर इस कड़ी में आखिरी नाम आता है इब्राहिम लोधी का, इस वंश के आखिरी सुल्तान। वो अपने दादा और पिता से बिल्कुल अलग थे। उनका अक्खड़ स्वभाव और अपने ही सरदारों के प्रति उनका अपमानजनक व्यवहार ही उनके पतन का सबसे बड़ा कारण बना और इसी ने बाबर को भारत आने का रास्ता दिखाया। अब बात करते हैं सिकंदर लोधी की दूरदर्शिता की। उन्होंने एक बहुत ही कमाल का काम किया। उन्होंने भूमि नापने के लिए एक स्टैंडर्ड पैमाना बनाया जिसे गज-ए सिकंदरी कहा गया। आप सोच कर देखिए, उस जमाने में जब हर इलाके में नापतौल के अलग अलग तरीके थे, उस वक्त जमीन की पैमाइश को स्टैंडर्डाइज करना यानी एक जैसा बनाना कितना बड़ा प्रशासनिक सुधार रहा होगा। इससे हुआ ये कि राज्य के लिए लगान वसूलना आसान हो गया और उसमें पारदर्शिता भी आई। और ये सुधार इतना ज्यादा कामयाब था कि सदियों बाद शेरशाह सूरी और यहाँ तक कि मुगल बादशाह अकबर ने भी इसी पैमाने को अपनी राजस्व व्यवस्था का आधार बनाया। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक अच्छे प्रशासन की नींव यहीं से पड़नी शुरू हो गई थी। और बस यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। कहते हैं ना, एक मजबूत से मजबूत किला भी अंदर से ही टूटता है। इब्राहिम लोधी के साथ भी ठीक यही हुआ। उन्होंने अपने ताकतवर सरदारों यानी नोबल्स को इज्जत देना बंद कर दिया। भरी सभा में उनकी बेइज्जती की। इससे वो सब नाराज हो गए। इनमें सबसे प्रमुख नाम था पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी का। उनकी नाराजगी इस हद तक बढ़ गई कि उन्होंने काबुल के शासक बाबर को चिट्ठी लिखकर भारत पर हमला करने का न्योता दे डाला। उनका सोचना शायद ये था कि बाबर आएगा, इब्राहिम लोधी को हराएगा, दिल्ली को लूटेगा, वापस चला जाएगा और फिर तख्त उन्हें मिल जाएगा। लेकिन इतिहास ने तो कुछ और ही सोच रखा था। और इसी न्योते पर हिंदुस्तान आया जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, एक ऐसा शहजादा जो मध्य एशिया में अपना सब कुछ खो चुका था, लेकिन जिसकी आंखों में हिंदुस्तान को फतेह करने का एक बहुत बड़ा सपना था। बस यहीं से शुरू होती है मुगल साम्राज्य की कहानी, एक ऐसी दास्तान जो तलवार की धार और तोपों की गूंज के बीच लिखी गई थी। बाबर ने भारत में सिर्फ एक लड़ाई नहीं जीती, बल्कि उसने एक के बाद एक जीतों की झड़ी लगा दी।
चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर उसने मुगल वंश की स्थापना तो कर दी, पर असली चुनौती तो अभी बाकी थी। 1527 में खानवा की लड़ाई हुई मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा के खिलाफ। सच तो यह है कि ये जीत पानीपत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसने दिल्ली पर मुगलों के दावे को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। फिर 1528 में चंदेरी की जीत हुई, जिससे मालवा का अहम रास्ता खुल गया, और 1529 में घाघरा की लड़ाई में उसने बचे खुचे अफगानों की भी कमर तोड़ दी। सिर्फ 4 साल, और इन 4 बड़ी जीतों ने पूरे उत्तर भारत का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। लेकिन बाबर सिर्फ एक बिरहम योद्धा ही नहीं था, वो एक कवि था, एक लेखक था, और प्रकृति से उसे बहुत प्यार था। उसने अपनी आत्मकथा लिखी, तुज़ुक-ए-बाबरी, जिसे बाबरनामा भी कहते हैं। ये किताब सिर्फ उसकी लड़ाइयों का ब्यौरा नहीं है, बल्कि उस समय के हिंदुस्तान के लोगों, यहाँ के फलों, फूलों और जानवरों का एक जीता जागता दस्तावेज है। 1530 में उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन तब तक वो हिंदुस्तान में एक नए और मजबूत साम्राज्य की नींव डाल चुका था। तो अब ऐसा लग रहा था कि मुगल साम्राज्य स्थापित हो चुका है और अब सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आना भी बाकी था। बाबर के बेटे हुमायूं के लिए तख्त फूलों की सेज नहीं, बल्कि कांटों का ताज साबित हुआ। उसे एक ऐसे अफगान शेर का सामना करना पड़ा जिसने कुछ वक्त के लिए मुगलों को हिंदुस्तान से ही उखाड़ फेंका। हुमायूं अपने पिता की तरह एक कुशल योद्धा या रणनीतिकार नहीं था। वो एक नेक इंसान जरूर था, लेकिन उसमें राजनीतिक दूरदर्शिता की भारी कमी थी। गद्दी पर बैठते ही उसने जो सबसे बड़ी भूल की, वो थी अपने भाइयों में साम्राज्य को बांट देना। इसी बीच बिहार से एक अफगान सरदार की ताकत लगातार बढ़ रही थी। 1539 में चौसा और फिर 1540 में कन्नौज की लड़ाइयों में उस सरदार ने हुमायूं को ऐसी करारी शिकस्त दी कि उसे अपनी जान बचाकर हिंदुस्तान से भागना पड़ा। सोचिए, अगले 12 साल हिंदुस्तान के बादशाह ने ईरान में एक शरणार्थी की तरह गुजारे, और वो शख्स जिसने हिंदुस्तान के शहंशाह को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया, वो था शेर शाह सूरी। उसका असली नाम था फरीद खान, बिहार के एक छोटे से जागीरदार का बेटा, जिसने अपनी काबिलियत और हिम्मत के दम पर वो कर दिखाया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। कहते हैं कि उसने जवानी में अकेले ही एक शेर का शिकार किया था, जिसके बाद उसे शेर खान का खिताब मिला था, और आखिरकार उसने दिल्ली के तख्त पर कब्जा करके दूसरे अफगान साम्राज्य यानी सूर साम्राज्य की स्थापना की। शेर शाह सूरी ने सिर्फ 5 साल, जी हाँ 1540 से 1545 तक सिर्फ 5 साल हुकूमत की, लेकिन इतने कम समय में उसने प्रशासन के ऐसे ऐसे नियम बनाए जिनका असर आज भी हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं दिखता है। चलिए उसके इस आधुनिक साम्राज्य की कुछ खासियतों को जरा करीब से देखते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अब जरा इस सड़क को देखिए। ये शेर शाह का सबसे प्रसिद्ध कामों में से एक है, सड़क-ए-आजम, जिसे आज हम ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड के नाम से जानते हैं। ये सड़क बंगाल के सुनारगांव से लेकर पेशावर तक जाती थी। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं था, इसे साम्राज्य की धमनी यानी आर्टरी ऑफ द एम्पायर कहा गया। क्यों? क्योंकि इसी सड़क से व्यापार चलता था, डाक व्यवस्था यानी पोस्टल सिस्टम तेज हुआ, और सबसे जरूरी, सेना बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकती थी। इतना ही नहीं, उसने इस सड़क पर हर कुछ किलोमीटर पर सराय भी बनवाए, जहां मुसाफिर और व्यापारी आराम कर सकते थे। शेर शाह का एक और क्रांतिकारी कदम था मुद्रा सुधार यानी करेंसी रिफॉर्म। उससे पहले क्या होता था कि बाजार में तरह तरह के सिक्के चलते थे, जिनका ना तो वजन तय था, ना ही शुद्धता। इससे व्यापार में बहुत बड़ी उलझन होती थी। शेर शाह ने इस पूरे सिस्टम को ही बदल डाला। उसने 2 मानक सिक्के चलाए, चांदी का रुपया जिसका वजन लगभग 178 ग्रेन था, और तांबे का दाम। यही रुपया आगे चलकर अंग्रेजों के समय में और फिर आजाद भारत के रुपये का आधार बना। आप समझ सकते हैं, ये एक ऐसा सुधार था जिसने अर्थव्यवस्था को एक जबरदस्त स्थिरता दी। और ये शायद शेर शाह का सबसे बड़ा योगदान था, उसकी जमीन और लगान की व्यवस्था। उसने किसानों और सरकार के बीच से जमींदारों और जागीरदारों जैसे बिचौलियों को हटा दिया। जमीन को नापने के लिए उसने सिकंदरी गज का इस्तेमाल किया, जो बहुत सटीक था। फिर जमीन की उपज के आधार पर लगान तय किया, जो औसत पैदावार का 1/3 होता था। और सबसे बड़ी बात, उसने हर किसान को 2 सरकारी दस्तावेज दिए, पट्टा जिसमें लिखा होता था कि किसान के पास कितनी जमीन है और उस पर कितना लगान है, और दूसरा कबूलियत, जिस पर किसान दस्तखत करके लगान की शर्तें मानता था। इस सिस्टम ने किसानों को जमींदारों के शोषण से बचाया और सरकार को एक निश्चित आमदनी दी। कमाल का सिस्टम था ये। शेर शाह एक बेहतरीन प्रशासक होने के साथ साथ एक महान निर्माता भी था।
बिहार के सासाराम में एक झील के बीच बना उसका यह शानदार मकबरा आज भी उसकी दूरदर्शिता और स्थापत्य कला की गवाही देता है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 1545 में कालिंजर किले की घेराबंदी के दौरान एक तोप का गोला फटने से उसकी अचानक मौत हो गई। एक महान युग का अंत हो गया और उसकी मौत ने दिल्ली के तख्त के लिए दरवाजे एक बार फिर से खोल दिए। और अब कहानी अपने आखिरी और सबसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंचती है। शेरशाह की मौत के बाद उसका बनाया हुआ सूर साम्राज्य बिखरने लगा और ईरान में सही वक्त का इंतजार कर रहे हुमायूं को अपना खोया हुआ ताज वापस पाने का एक सुनहरा मौका नजर आने लगा। हुआ ये कि शेरशाह के बाद उसके उत्तराधिकारी बिल्कुल नाकाबिल साबित हुए। वो आपस में ही लड़ने लगे, जिससे सूर साम्राज्य अंदर से खोखला और कमजोर हो गया। बस इसी का फायदा उठाकर 1555 में हुमायूं ने अपने सबसे वफादार सेनापति बैरम खान की मदद से हिंदुस्तान पर दोबारा हमला कर दिया। उसने बहुत आसानी से कमजोर पड़ चुके सूर शासकों को हरा दिया और 15 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर लिया। लेकिन किस्मत हुमायूं पर ज्यादा दिन मेहरबान नहीं रही। दिल्ली वापस पाने के महज कुछ ही महीनों बाद 1556 की एक शाम वो अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गया और उसकी मौत हो गई। दिल्ली का तख्त एक बार फिर खाली था और यहीं से जमीन तैयार हुई एक और महायुद्ध की, जो उसी मैदान पर लड़ा जाना था जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी, यानी कि पानीपत। ये था पानीपत का दूसरा युद्ध, 5 नवंबर 1556। एक तरफ था सूर वंश का आखिरी चिराग, एक बहुत ही काबिल हिंदू सेनापति हेमू, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि भी ली थी, और दूसरी तरफ थी मुगल सेना, जिसका नेतृत्व कर रहा था बैरम खान, क्योंकि हुमायूं का बेटा अकबर तब सिर्फ 13 साल का था। लड़ाई में हेमू की सेना जीत रही थी। ऐसा लग रहा था कि मुगलों का खेल खत्म, लेकिन तभी अचानक एक तीर सीधा हेमू की आंख में जा लगा और जीती हुई बाजी पलट गई। हेमू की हार के साथ ही सूरवंश का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया और हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की सत्ता इस बार ऐसे स्थापित हुई कि उसे अगले 300 सालों तक कोई हिला नहीं सका। तो अंत में एक सवाल के साथ आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। शेरशाह सूरी ने सिर्फ 5 साल राज किया, लेकिन उसके बनाए गए प्रशासनिक ढांचे को उसके सबसे बड़े दुश्मन यानी मुगलों ने और खासकर अकबर ने लगभग ज्यों का त्यों अपना लिया। तो फिर इस साम्राज्य की असली नींव किसने रखी? उस विजेता ने जिसने वंश को शुरू किया, या उस प्रशासक ने जिसने वो सिस्टम बनाया जिस पर वो साम्राज्य सदियों तक फलता फूलता रहा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। याद रखिए, इतिहास सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, बल्कि ये विचारों की भी कहानी है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।